हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते। देखिए, इंग्लिश की एग्ज़ाम सबसे पहले है और अगर हमारा पहला पेपर बहुत ही शानदार जाता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, एक जोश और हिम्मत के साथ आप अपने बाकी सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करते हैं और एग्ज़ाम देते भी हैं। और मान लीजिए पहला ही पेपर अगर बिगड़ गया तो भाई बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर तो आगे वाले एग्ज़ाम्स देना हमारे लिए हालत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए चूँकि पहला पेपर अपना इंग्लिश का है और इंग्लिश के पेपर को ध्यान में रख करके हम हमारा एक एक नंबर पक्का कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे, हमारे 6 नंबर जो हैं वो आते हैं पैसेज से रिलेटेड। आप किसी भी टॉपिक को हल्का मत मानिए, जो टॉपिक जितना हल्का मानोगे, ध्यान रखना आप उतने ही उसमें पिछड़ जाओगे। तो ये जो 6 नंबर आते हैं वो 6 नंबर बिल्कुल ईजी हैं, क्योंकि हमने जो चीज़ पढ़ी हुई है उसी में से एक पैसेज आएगा और उसी पैसेज में से आएंगे 6 एमसीक्यूज। ये है पैसेज वाला टॉपिक। 10वां प्रश्न आएगा अपने क्वेश्चन पेपर में और उस 10वें पेपर में जो पैसेज मिलेगा उसी का हम अभ्यास कर रहे हैं। टोटल अपना प्रोज सेक्शन में 8 टॉपिक हैं और 8 में से किसी भी टॉपिक में से आपको एक पैसेज मिलेगा, वो पैसेज आपको हल करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे अभ्यास करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका 100% 6 के 6 प्रश्न राइट होंगे, क्योंकि ये जो पैसेज हमने आज की इस क्लास में लिए हैं ये पैसेज बहुत ही सोच समझ करके हमने सेलेक्ट किए हैं। इनको सेलेक्ट करने का कोई न कोई एक खास कारण होता है। परीक्षा में पिछले वर्षों के जो पैटर्न को देखें तो एग्जामिनर जो पैटर्न बनाने वाले होते हैं पेपर का, वो कुछ खास उद्देश्यों को ध्यान में रख करके किसी पैसेज को वहाँ से चूज करते हैं। जैसे कि उसका सेंट्रल थीम होती है उस टॉपिक की, या उसका मुख्य आइडिया होता है, संदेश होता है, या फिर खास जो पॉइंट होता है उसी से रिलेटेड जो पैसेज होते हैं वो लिए जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम जो हमारी पहली क्लास हुई थी कल, वो आपने जरूर देखी होगी और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट आज की इस क्लास में कुछ खास इंपोर्टेंट पैसेज करेंगे। तो देखिए, पैसेज यहाँ पे दिया हुआ, देखो ध्यान से समझना आप लोग। यहाँ पे देखिए कि आप पहले पहचानिए ये पैसेज कौन से टॉपिक में से आया है। कि द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन। तो ये पैसेज की 2 पंक्तियां पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। डीप वाटर जो चैप्टर है अपना, उसमें से ये पैसेज लिया हुआ है। अब मैं जल्दी से इसको पढ़ लेता हूं और फिर करते हैं इसके 6 एमसीक्यूज। ध्यान रखना, अभ्यास करना पड़ेगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डीप वाटर में से आएगा तो 100% आपका यही पैसेज आएगा, और अगर मान लीजिए दूसरे टॉपिक में से आता है तो दूसरे भी हमने लिए हुए हैं। प्रत्येक चैप्टर से एक एक पैसेज हम लेने वाले हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अब देखो बात यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे लेखक ये कह रहा है कि जब मैं वहां पे गया, है ना, तालाब पे गया, तो वहां पे देखा कि पानी एकदम शांत था, स्टिल था, और उसका जो बॉटम था, पेंदा था, तालाब जो था, वो स्विमिंग पूल का, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। इतना वाइट और साफ था जितना कि बाथ टब का पेंदा होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन। लेकिन मैं अकेला अंदर नहीं जाना चाहता था, डर लग रहा था कि कहीं मैं तैरना नहीं आया तो मैं डूब जाऊंगा, तो इसलिए वो वेट कर रहा था। आगे क्या कहता है, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन कैम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। अब मुझे ज्यादा देर नहीं हुई थी तभी वहां पे एक बड़ा सा हट्टा कट्टा व्यक्ति आया, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। कितने वर्ष का था? 18 साल का था। ये कुछ खास खास पॉइंट है ना, जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है। लगभग तो आएगा यही, बट बाई चांस कभी अगर दूसरा भी आया, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा अपन है ना रिस्क नहीं ले सकते, तो आप क्या करेंगे, खास खास पॉइंट्स को हल्का हल्का ऐसे दिमाग में रखना है। वहां पे अंडरलाइन तो नहीं कर सकते आप एग्जाम में, वहां पे पेपर में कुछ लिख तो नहीं सकते, बट ध्यान रखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप अटेंड करो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि पेपर का जो 10वां प्रश्न आएगा उसको पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 6 प्रश्न पढ़ लेना, उनके ऑप्शन पढ़ लेना और फिर पैसेज पढ़ना, तो पहली बार में ही आपका सारा पेपर हल हो जाएगा। क्वेश्चन मतलब आपका पैसेज पूरा हल हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। तो वो जो 18 साल का बिग ब्रूजर था, उसके सीने पर बहुत घने बाल थे। With that he picked me up and tossed me into the deep end. उसने मुझे उठाया और ऐसा कैसा मुझे उस पानी के गहरे वाले भाग में फेंक दिया। I landed in a sitting position.
मुझे जैसे उठाया था उसी बैठी हुई स्थिति में मैं वहां पे उसमें गिरा पानी में, swallowed वाटर, और जैसे ही मैं उसमें गिरा मैंने पानी निकला, क्योंकि उसने ऐसे कर दिया ना, जैसे मुंह खोला तो वो अंदर गिरते ही पानी उसके मुंह में गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत नीचे जाने लगा। आई वॉज फ्राइटन, मैं भयभीत था, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन दिमाग अभी भी काम कर रहा था, सोच सकता था, मैं डर तो गया था लेकिन दिमागी रूप से काम कर रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हीट द बॉटम, क्या योजना बनाई कि जब मेरे पांव पेंदे को टच करेंगे मेरे पांव पेंदे को टच करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक जंप मारूंगा, ऊपर की तरफ आऊंगा। कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा, पानी का ऊपर का जो सतह होती है वहां पे, लाई फ्लैट ऑन इट, ऊपर आकर के फिर मैं उसके ऊपर लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और उसके बाद मैं पानी में तैरते तैरते मैं किनारे पर आ जाऊंगा। When my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. अब जैसे ही मैंने पेंदे को टच किया, मैंने अपनी जितनी हिम्मत थी, है ना, मैंने अपनी जितनी हिम्मत थी, स्ट्रेंथ मैंने जितनी हिम्मत थी, मैंने मेरी सारी ताकत को समंड इकट्ठा किया, और फिर मैंने ऊपर की तरफ जंप लगाया जैसा कि मैंने सोचा था। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, मैंने ये सोचा था कि मैं कॉर्क के समान ऊपर आ जाऊंगा जैसे ही जंप मारूंगा। इन इंस्टेड, लेकिन इसकी बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे 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 ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच ऑफ इट। और फिर मैंने, जब मैं ऊपर आ रहा था तो मैंने आंखें खोली, लेकिन मैंने क्या देखा, पानी पानी और पानी, और कैसा पानी, कुछ येलोइश कलर लिए हुए, मैंने चारों तरफ पानी ही पानी देखा। तो बच्चों ये था अपना पैसेज, और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। अब देखो पहला प्रश्न है, चलिए आंसर आपको देना है, ध्यान रखना, आंसर आप दीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया है। प्रश्न ये है कि द बॉटम ऑफ द पूल वॉज टाइल्ड एंड, कि पानी का जो पेंदा था, उस स्विमिंग पूल का जो तलिया था वो बिल्कुल कैसा था, टाइल्ड था, टाइलें थी उसमें नीचे लगी हुई, और क्या था, और वेरी डीप, बहुत गहरा था। एज क्लीन एज अ बाथटब, या उतना ही क्लीन और साफ था जितना कि बाथटब हुआ करता है। वेरी वाइड, बहुत ही गहरा था, या सैलो, या उथला हुआ था, कम गहरा था। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा कि एज क्लीन एज बाथटब, तो कैसा था, बिल्कुल साफ था जैसा बाथ टब हुआ करता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 2 है कि when he touched the bottom, he, अब जैसे ही वो नीचे जा रहा था, उसके पांव उस बॉटम को टच करते हैं, वो पेंदे को छुआ है उसने, उस समय फिर उसने क्या किया था, ही क्या किया, ही स्टार्टेड स्विमिंग, उसने तैरना शुरू किया। ही सर्च्ड समथिंग देयर, उसने वहां पे कुछ ढूंढना शुरू किया। मेड अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, या बहुत जोर से उसने ऊपर की ओर उछाला अपने आप को, या डाइड एट द सेम टाइम, या उसी समय मर गया। तो देखो जैसे ही वो नीचे पहुंचा, मेड अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, तो उसने ऊपर की तरफ एक बहुत उछाल से उसने जो है वो धक्का मारा अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 है कि इन द वाटर ही सा वाटर ओनली एंड द कलर ऑफ वाटर इज, अब जब पानी से वो ऊपर आ रहा था, ऊपर की तरफ जब उसने धक्का लगाया तो धीरे धीरे वो ऊपर आ रहा था, उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा वहां पे केवल वाटर एंड वाटर, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं था। एंड द वाटर वॉज ऑफ द विच कलर, लेकिन वो पानी किस कलर का था, येलो कलर का, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, या ब्लू कलर का। तो द वाटर वॉज येलो स्टिंज, पानी जो है वो येलो कलर लिए हुए था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी तरीके से आप करते जाएंगे एक एक करके, तो आपके सारे क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एज ऑफ द बॉय वॉज,
उस लड़के की उम्र कितनी थी जो उस समय वहां पे आया था, जिसने लेखक को उठा के पानी में फेंक दिया था? ऑप्शन एक है 18 ईयर्स, 17 ईयर्स, 16 ईयर्स या 15 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर रहेगा ही वॉज ऑफ 18 ईयर्स। द बिग ब्रूजर बॉय कितने साल का था? 18 साल का था। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब ये पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न जो आएगा, इसमें आपको दोनों में एक एक वर्ड मिलेगा। आपको या तो उसका सिमिलर पूछा जाएगा या उसका ऑपोजिट पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है, जो पैसेज में है उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं देंगे। तो प्रश्न क्या है कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू कलेक्ट। अब कलेक्ट का अर्थ आना चाहिए पहले तो आपको। इस कलेक्ट से रिलेटेड जो वर्ड पैसेज में आया है वो आपको इनमें से ढूंढ के लिखना है। अब मैं एक टेक्निक बताता हूं आपको कि ऐसे ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना, पहले तो इसका अर्थ पता होना चाहिए। कलेक्ट का मतलब होता है एकत्र करना, कलेक्ट का मतलब होता है एकत्र करना, ठीक है, इकट्ठा करना, एकत्र करना यानी इकट्ठा करना। अब देखो पहले तो ये पता करो कि इस कलेक्ट का, एकत्र करने का अर्थ इसमें से किसका होता है। यूनिट का मतलब होता है, देखो यूनिट का मतलब होता है जोड़ना, आपस में एकीकृत करना। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित करना। समंड का मतलब होता है बुलाना, समंड का मतलब होता है बुलाना, ये समंड का मतलब होता है सारा एक जगह एकत्रित कर लेना। एंड रिपल। तो अब देखो कि यहाँ पे जो है ना पैसेज में जो कलेक्ट का जो सिमिलर वर्ड आया वो आया समंड। कैसे आया समंड? आपको याद होगा ना कि जैसे ही वो नीचे पहुंचा पेंदे पे, उसके पांवों ने टच किया तो उसने अपनी ऑल स्ट्रेंथ को समंड किया, अपनी ऑल स्ट्रेंथ को एकत्रित किया और फिर उसने ऊपर की तरफ जो है वो धक्का लगाया अपने आप को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर है सी। अब देखो ये कहां पे आया मैं बताता हूं। कलेक्ट जो वर्ड है, तो कलेक्ट का अर्थ आपको क्या है यहां पे देखेंगे हम। हाँ अभी देखो ये तो हरा, और यहाँ पे देखो, हाँ अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि when my feet hit the bottom I summoned all my strength, राइट। तो मैंने मेरी सारी, समंड का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, तो यहीं पर इसका सिमिलर वर्ड है कलेक्ट। तो ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात यह है कि आप एक एक ऑप्शन चेक करें। अगर मान लो आपको नहीं आता है तो फिर आपको 4 ऑप्शन ही है, कोई ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं, तो एक एक ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा और वो ऑप्शन इसमें ढूंढिए, कहीं ना कहीं आपको वो चारों में से ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको जैसे मान लो यहाँ समन लिखा हुआ ना, चलो हम वहां पे चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे आप यूनिट पे जाओगे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऑर्गेनाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये वर्ड आपको पैसेज में मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न क्या है कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू ब्रेव। अब ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, आपको याद होना चाहिए, पहले तो इसका अर्थ आना चाहिए आपको। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। अब बहादुर का ऑपोजिट मीनिंग आपको ढूंढना है, कायर। बहादुर का ऑपोजिट क्या होगा? कायर। तो कायर इसमें से आपको पैसेज में कहां पे क्या मिलेगा? देखिए ऑप्शन एक है वैलियंट है, टिमिड है, पैडल है एंड सफोकेट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, है ना। इसका अब देखो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो है टिमिड आपको यहां मिलेगा। अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब मैं वहां पे गया, पुल पे गया तो अकेला था, वहां पे और कोई नहीं था, तो आई वॉज टिमिड। यहाँ पे देखो लिखा आई वॉज टिमिड, ये रहा टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन। मैं अकेला पानी के अंदर जाने से डर रहा था जो है, इसलिए तो टिमिड यहाँ पे ये रहा। तो ऐसे आपको पैसेज में से ढूंढना है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ छठा प्रश्न। अब आइए नेक्स्ट इसी तरीके से एक और पैसेज कर लेते हैं। और इसी तरीके से आपको ये टेक्निक अपनानी है कि अगर आपको नहीं आता हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की यही समस्या रहती है, लास्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं पांचवा और छठा, ऑपोजिट और जो सिमिलर वर्ड होता है, सिनोनिम एंड एंटोनिम जो होता है, उसी को ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये टेक्निक आप अपनाइए, बिल्कुल आप सफल हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक और हमारा पैसेज है, तो इसको भी पढ़ते हैं और पढ़ करके आपको पता लगाना है कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसके 6 प्रश्न अपन करने वाले हैं।
लिखा है कि ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्स नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू put on the anvil. Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. अब हुआ क्या कि वो जो पेडलर था ना, फेरी वाला, रेड ट्रैप, जो द रेड ट्रैप अपना टॉपिक है उसमें से लिया गया है। जो लोहे का कारखाना था, उस कारखाने में दो व्यक्ति, एक तो मास्टर स्मिथ और एक उसका हेल्पर, दोनों वहां पे भट्टी के सामने बैठे हैं। उन्होंने कच्चा लोहा भट्टी में डाला हुआ है। भट्टा वो लोहा पिघलेगा तो उसको हिलाने के लिए उनमें से कोई एक व्यक्ति उठता है और वहां पे उसको हिला देता है। एंड रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही देर में वापस आ जाता है। ड्रिपलिंग विथ पर्सपिरेशन, पसीने से लथपथ होकर के। भयंकर ठंड पड़ रही थी लेकिन भट्टी इतनी गर्म थी कि वो उसे पसीना पसीना हो गया। दो as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. जैसा कि रिवाज था वो कुछ नहीं पहनते थे, एक लंबा शर्ट पहनते थे और शूज पहनते थे। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। हाँ, all the time there were many sounds to be heard in the forge. उस पूरे समय के दौरान बहुत सारी आवाजें वहां पे सुनी जाती थी। द बिग bellows groaned and the burning coal cracked. अब वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार की, क्योंकि कारखाने में तो होता ही है, तो वो जो भट्टी थी वहां पे कोयलों की आवाज आ रही थी, आग की आवाज आ रही थी। द फायर बॉय सोल्ड चारकोल इनटू द maw of the furnace with a great deal of clatter. और वो जो हेल्पर था वो लगातार उसमें कोयला डाले जा रहा था। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. अब ये इतनी सारी नॉइज हो रही थी ना, इस नॉइज के कारण वो जो दोनों काम करने वाले लोग थे वो ध्यान नहीं दे पाए कि किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला है और अंदर आया है। Until he stood close up to the furnace, जब तक वो व्यक्ति भट्टी के पास में आके खड़ा नहीं हो गया तब तक इन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। चलिए करते हैं 6 क्वेश्चंस। हाँ, थोड़ा और है, इसको और पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the sooty pans, and to come to the warm themselves in front of the fire. The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. अब वह एक्चुअली होता क्या था कि वहाँ पे जो घुमंतु लोग होते थे, है ना, जो घुमक्कर लोग होते थे, वैगबॉन्ड जो होते थे, वो जंगलों में घूमते रहते थे और सर्दी में अपने आप को बचाने के लिए रात्रि के समय वो लोग भट्टियों में आते रहते थे। तो उसी तरीके से ये व्यक्ति भी आया था, इसलिए उस मास्टर स्मिथ ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, उदासीनता पूर्वक उस व्यक्ति को देखा कि भाई कोई वैगबॉन्ड होगा। चलिए अब देखिए एक एक करके प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि आफ्टर द इंटरवल ऑफ सम टाइम द टू मैन, कुछ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दोनों व्यक्ति क्या करते थे। दोनों व्यक्ति गॉट अप फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए खड़े हुए, गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास, या फिर वो जो बड़ा सा लोहा होता था उसको हिलाने के लिए खड़े हुए, या फिर गॉट अप फॉर अ वॉक, चलने के लिए खड़े हुए, या गॉट अप टू ओपन द डोर टू लेट फ्रेश एयर इन, या फिर ताजी हवा अंदर लाने के लिए दरवाजा खोलने के लिए खड़े हुए। तो देखो राइट आंसर रहेगा कि गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास, है ना, उस भट्टी के जो लोहा था डाला था उसको हिलाने के लिए दोनों व्यक्ति थोड़ी थोड़ी देर के बाद में खड़े होते थे, क्योंकि उसमें जो पिग आयरन था, कच्चा लोहा था, वो गल रहा था। नंबर 2 है कि द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस द इंट्रूडर ड्यू टू। अब उस ब्लैक स्मिथ ने, जो वहां पे काम करने वाला जो मुख्य कारीगर था, उसने उस इंट्रूडर को, उस पेडलर को, उस आगंतुक को क्यों नहीं देखा, क्यों ध्यान नहीं दिया। ही स्लीपी आइज, कि उसकी आंखों में नींद थी, या फिर नॉइज, कि वहां पे बहुत सारा शोरगुल हो रहा था।
ही इज बिजनेस डीलिंग्स, या फिर वो अपने काम में व्यापार में लगा हुआ था, या ही इज हैविंग डिनर एट द टाइम, या फिर उस समय वो भोजन कर रहा था रात्रि का इसलिए। तो राइट आंसर क्या था कि वहां पे बहुत सारा शोरगुल हो रहा था, बहुत सारी नॉइज थी वहां पे, इसीलिए वो ध्यान नहीं दे पाया कि किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला है और उसके पास में आकर के खड़ा हुआ है। नंबर 3 देखिए कि द वैगाबॉन्ड कैम टू द फोर्ज टू। अब सामान्यतः वैगाबॉन्ड जो है ना, घुमंतु लोग वहां पे आया करते थे उस फोर्ज में, उस भट्टी के पास में, क्या करने के लिए? सीक जॉब, काम ढूंढने के लिए, कीप हिमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, ईट फूड, भोजन खाने के लिए, या स्टे फॉर द नाइट, या फिर रात्रि विश्राम करने के लिए। तो एक्चुअली वो लोग आते थे कीप हिमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए इस भयंकर सर्दी में, क्योंकि दिसंबर का महीना था, भयंकर ठंड पड़ती थी और उस जंगल में फिर वही एकमात्र कारखाना था, तो यहाँ पे लोग जो वो अपने आप को गर्म करने के लिए भट्टी के पास आया करते थे। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि द फायर बॉय सोल्ड क्या? चारकोल इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस, charcoal into the hearth, charcoal into the stone and potatoes into the furnace। तो बच्चों वो जो फायर बॉय था, वो फायर बॉय क्या करता था? वो उसमें कोयला डालता था ना, चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस। तो भट्टी का जो मुंह होता था उसमें वो जो पकड़ने वाला होता था, इससे वैसे भर भर के उसमें कोयला डालता था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट फिर से 5वां और छठा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्या करना है? चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू। अब यहाँ पे सिमिलर वर्ड ढूंढना है अपन को, है ना। सिमिलर किसका? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। तो असामान्य का पैसेज में आया हुआ जो वर्ड है वो ढूंढना है। फोर्ज, फोर्ज का मतलब होता है भाई वो भट्टी। अनयूजुअल असामान्य, डिसेंड उतरना, थंप यानी धम धम की आवाज। तो राइट आंसर रहेगा अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब भी होता है असामान्य और उसका मतलब भी होता है असामान्य। राइट, दोनों का मतलब होता है असामान्य। ये असामान्य असामान्य। ओके, चलिए तो राइट आंसर है बच्चों इसका एबनॉर्मल यानी असामान्य। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अब आप इसमें भी वो टेक्निक अपना सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो एक एक जो ऑप्शन है वो ढूंढेंगे पैसेज में जाके, तो आपका राइट हो जाएगा। 6 में से 6 पूरे नंबर आ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू डिफरेंटली, है ना। डिफरेंटली का आपको जो है ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है। ऑपोजिट मतलब इसका विलोम शब्द आपको ढूंढना है। तो डिस्पैरिटी है, इनडिफरेंटली है, डिवाइड है या डिवीजन है। तो आपको ध्यान है ना पैसेज में आया हुआ इनडिफरेंटली। उस मास्टर स्मिथ ने वो जो वैगाबॉन्ड जब भट्टी के पास में आके खड़ा हो गया तो उसे इनडिफरेंटली देखा था। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे इनडिफरेंटली आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको है ना यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन एक एक करके पैसेज में ढूंढोगे ना, चारों पे आप एक बार वहां पे जाओगे पैसेज में। अगर आपको नहीं मिलता है तो डिफरेंटली का आपको इनडिफरेंटली यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, है ना, इनडिफरेंटली। इनडिफरेंटली तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड, इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। तो वो जो इंट्रूडर आया था, आगंतुक आया था, अतिक्रमी जो आया था, उसको उदासीनता पूर्वक उसने देखा था। तो बच्चों आज के इस क्लास में हमने देखो 2 पैसेज किए हैं और इससे पहले 2 हम कर चुके थे। तो इस तरीके से हमारे 4 पैसेज हो गए हैं, 4 और हम करेंगे। आप विश्वास मानिए 4 में से आपको 100% एक पैसेज मिलेगा। और अगर आपने इन क्लासेस को ढंग से देखा हुआ है तो निश्चित रूप से आपका 100% वो क्वेश्चंस परीक्षा में राइट जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। और इस तरीके से 6 नंबर हमारे पक्के हुए। ऐसे करके हम एक एक करके जो भी बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। और आप अगर और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि वो टॉपिक मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।